तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ होइचोई ऐप के ऊपर रिलीज करी गई एक बहुत ही बढ़िया बंगाली हॉरर मूवी को, जिसका नाम है भूतो पूर्वो यानी कि भूतपूर्व, कोई ऐसा जो कि पास्ट से है। इस मूवी के अंदर 3 कहानियां दिखाई गई हैं जो कि रविंद्रनाथ टैगोर, तारानाथ तांत्रिक और सेन की कहानियों में से ली गई है। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। और हाँ, मैंने रिसेंटली मॉर्चुरी असिस्टेंट फिल्म को एक्सप्लेन किया, इनके साथ आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है विभूति भूषण चक्रवर्ती के घर को दिखाते हुए, जहां पर लिखा हुआ था तांत्रिक। खैर उससे मिलने के लिए तभी शशिधर चक्रवर्ती और नीलकंठ हल्दर नाम के 2 आदमी आते हैं। ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां पर विभूति भूषण का ये कहना था कि खराब मौसम और बारिश का मजा तभी है जब लंबी लंबी कहानियां सुनाई जाएं। जिस पर नीलकंठ उन दोनों से ये पूछता है क्या वो शादीशुदा हैं, जिस पर दोनों ही हंसने लगते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली कहानी मैरिड लाइफ के ऊपर बेस्ड होती है। अब नीलकंठ ये बताता है कि 10 साल पहले रेलवे ने उसका ट्रांसफर कोलकाता के पास के गांव फुलेश्वर में किया था, तो उस दौरान वहां के स्कूल टीचर ने ये कहानी उसको सुनाई थी। असल में जो पहली कहानी है ना, वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई कहानी मोनिहारा, और जो कहानी उन्होंने लिखी थी उसके अंदर स्कूल टीचर ने ही ये कहानी सुनाई थी। खैर अब कहानी इस प्रकार से है कि एक लोहे के व्यापारी दुर्गा चरण शाह को औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने सगे भतीजे फोनी भूषण को अपनी औलाद की तरह पाला पोसा था। पैम्पर्ड लड़का रहा था हमेशा से, और पढ़ने के लिए उसे फॉरेन भेजा गया। लेकिन फोनी भूषण वहां से लौटा और अपनी पसंदीदा लड़की मोनी से शादी कर ली। एंड ऑब्वियसली ये चीज उसके घर वालों को उतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसकी खुशी के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। एक बात और कि फोनी भूषण ने पारिवारिक बिजनेस को ज्वाइन ना करते हुए खुद का बिजनेस शुरू किया था, और अब वो अपने इस वाले पुश्तैनी घर को छोड़कर अपनी बीवी मोनी के साथ में दूसरे पुश्तैनी घर फुलेश्वर जा रहा था। खैर फोनी भूषण अपनी छोटी माँ से आशीर्वाद लेते हुए वहां से निकल जाता है। अब फोनी भूषण मोनी से ये पूछता है कि वो खुश तो है, जिस पर मोनी हाँ बोलती है। शादी के बाद वो पहली बार कहीं दूर जा रहे थे, क्योंकि फोनी भूषण के बढ़ते बिजनेस की वजह से वो ज्यादा वक्त मोनी को नहीं दे पा रहा था। अब फुलेश्वर के पुश्तैनी घर के अंदर पहुंचते ही उनका पुराना केयर टेकर इनको घर दिखाता है। खैर इनके पुश्तैनी घर के अंदर भक्तदास नाम का एक पैरट यानी कि तोता भी था, जो कि बहुत पुराने समय से यहाँ पर है। इनफैक्ट फोनी भूषण की माँ अपना अंतिम समय यहीं पर गुजारना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब वो केयरटेकर भी बूढ़ा हो चला था, तो उसने एक नए व्यक्ति को हायर करने के लिए बोला था ताकि वो सब कुछ संभाल ले। लेकिन अब इससे पहले बात पूरी हो पाती, मोनी किसी रूम के अंदर घुस जाती है, जहां से वो आवाज करने लगती है, जिसके चलते केयरटेकर इनको आराम करने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है। तभी फोनी भूषण मोनी को अपनी माँ की पेंटिंग दिखाता है, जिसको बनवाने के लिए वो लखनऊ से आर्टिस्ट लेकर आए थे, और एक ही बार उसकी माँ को देखकर उस आर्टिस्ट ने 2 महीनों में ये पेंटिंग पूरी कर दी थी। अजीब बात ये थी कि मोनी और उसकी सास काफी हद तक सिमिलर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन मोनी सिर्फ उनके गहनों को देखे जा रही थी, विच टेल्स अस कि उसको ज्वेलरी का कितना शौक है, यानी कि गहनों का बहुत ही ज्यादा शौक था उसको। खैर अब इनके रूम की खिड़की से उनको गंगा नदी की शाखा नेत्तो काली दिखाई देती है, जहां पर फोनी भूषण ये सोचता है कि मोनी वहां पर खिड़की में बैठकर उसका इंतजार करेगी जब वो काम से घर लौट कर आएगा। लेकिन मोनी इन सब बातों में इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन फोनी भूषण सिर्फ उसकी खुशी के लिए सब कर रहा था। लेकिन हम गौर करते हैं कि मोनी जो है वो फोनी भूषण की माँ की पेंटिंग को ही वहां से बाहर निकलवाने के लिए कहने लगती है, जो कि उसकी डोमिनेंस को दर्शाता है। अब फोनी भूषण यहाँ पर सबमिसिव टाइप का हस्बैंड दिख रहा था, और इस चीज को सुनकर शशिधर जो होता है वो हंसने लगता है, और वो इस चीज को गलत बताता है। अब शशिधर ये बोलता है कि फोनी भूषण तो बड़ा ही नर्म टाइप का इंसान है, लेकिन नीलकंठ का इस पर अलग ही विचार था। खैर अब इनके बीच बहस हो जाती, इससे पहले ही विभूति भूषण इनको रोककर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। खैर अब कहानी के अंदर मोनी के सामने भक्तदास तोता जो होता है वो बोलने लगता है, मीनिंग उसको इस घर की मालकिन की झलक मोनी के अंदर नजर आ रही थी, एंड पेंटिंग एक्सप्लेन्स दिस थिंग। एनीवेज अब काम पर फोनी भूषण के सामने मोनी का कजन भाई मधुसूदन आता है, जो कि अभी अभी वहां पर काम पर लगा था। फोनी भूषण मधुसूदन को मैनेजर के साथ ही काम करने कहता है, एज अब वो बूढ़े हो रहे थे, तो कोई भरोसेमंद आदमी उनको चाहिए था, एज अब उनके 2 बिजनेस थे। अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात ये थी कि फोनी भूषण अब काम से राहत चाहता था और अपनी बीवी मोनी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। सबसे बड़ी बात कि उसके पास कोलकाता से एक स्पेशल पार्सल भी आता है, जो कि फोनी भूषण मोनी को गिफ्ट करना चाहता है। अब फोनी भूषण जल्दी से घर चला जाता है, लेकिन मोनी उसको देखकर खुश होने के बजाय शॉक्ड हो जाती है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस पार्सल को मोनी को देते ही मोनी पागल सी हो जाती है, एज इस बक्से में स्पेशल साड़ी और ढेर सारे गहने थे, जिनको देखते ही मोनी का गहनों की तरफ आकर्षण साफ नजर आ रहा था। इनफैक्ट वो फोनी भूषण को थैंक यू भी नहीं कहती और उसको खुद से दूर कर देती है, जो कि काफी उसको बुरा लगता है। इस चक्कर में फोनी भूषण बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने ही नौकर को डांट देता है, जिसका उसको बाद में अफसोस भी था। अब फोनी भूषण दुखी होकर बाहर हिलने वाली कुर्सी पर ही जाकर सो जाता है। लेकिन रात में हमको मोनी का एक अलग ही रूप नजर आता है,
वो साड़ी और सारे के सारे गहने पहनकर फोनी भूषण को रूम में बुलाती है, लेकिन मौके की नजाकत को ना समझते हुए फोनी भूषण अपनी माँ की तारीफ करने लगता है उनकी पेंटिंग देखकर, जिससे कि मोनी को ऐसा लगता है कि ये गहने कम है और वो सुंदर नहीं है, और असल में उसकी माँ के पास वो बड़ा वाला डायमंड का हार है, इसलिए फोनी भूषण ऐसा बोल रहा था। जिसके चलते हम समझ सकते हैं कि मोनी को कुछ ना कुछ मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, जैसे कि उसको गहनों से बेहद प्यार था, लेकिन पागलपन वाला। उसको लगता है कि वो वापस नहीं जाएगी और उसके घर वाले उसके गहनों से जलते हैं, और वो उसके खानदान को एक बच्चा नहीं दे सकती, जिसके चलते कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। लेकिन फोनी भूषण उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ उसकी खुशी के लिए कर रहा था। मोनी यहाँ पर सच में ठीक नहीं लग रही होती, लेकिन फोनी भूषण वादा करता है कि वो स्पेशल डायमंड नेकलेस जरूर लेकर आएगा और वो मोनी को लेकर अपने घर वापस नहीं जाएगा। लेकिन फोनी भूषण को शनिदेव की नजर लग जाती है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर या फिर पार्टनर उसके खिलाफ हो गया था, जो कि होता है अभय मौजूमदार, और वो कोर्ट में स्टोर ओनर के साथ लड़ना चाहता था। खैर अब इन सब में पैसों की जरूरत थी, लेकिन काफी लॉस हो रहे थे, तो इसी के चलते फोनी भूषण को टेंशन थी। बेसिकली इनका जो स्टोरेज रूम होता है ना, उसको लेकर इशू आ रहे थे, और जब तक माल स्टोरेज के अंदर रखा नहीं जाएगा वो बिकेगा कैसे, और इसलिए ये सब पंगा हो रहा था। मतलब ऐसा मानकर चलो जैसे कि फोनी भूषण ने किसी स्टोरेज एरिया को लीज पर लिया होगा या फिर शायद उसको खरीदने की कोशिश करी होगी, तो जो ओनर है उसने पहले हाँ कर दिया होगा, लेकिन फोनी भूषण का जो कॉम्पिटिटर है या फिर उसका पार्टनर वगैरह जो कुछ भी है, जो कि है अभय, तो उसने यहाँ पर पंगा क्रिएट कर दिया था। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली भड़का रहा था उस स्टोरेज वाले ओनर को, ताकि वहां पर माल रखा ना जाए। एनीवेज अब फोनी भूषण घर आ जाता है, जहां पर उसके हाथ में एक बक्सा देखकर मोनी को लगता है कि नेकलेस आ गया है, लेकिन वो तो खाली फाइल्स होती हैं। मतलब कि पागलपन देखिए। मोनी को पति के बिजनेस लॉस से कोई मतलब नहीं था, उसको खाली गहने चाहिए थे। अब तभी फोनी भूषण अपनी बीवी से पैसे की मदद मांगता है कि कुछ वक्त के लिए वो गहनों को गिरवी रखकर बिजनेस को बचाएगा, लेकिन मोनी पागलों की तरह गुस्सा होकर रूम बंद कर लेती है और गहनों से लिपट जाती है और गेट तक नहीं खोलती। जबकि फोनी भूषण को आज ही कोलकाता जाना था किसी काम से, यानी कि अपने बिजनेस को बचाने के लिए पैसे अरेंज करने के लिए। वो फोनी भूषण को चुपके से देखती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो उसके गहने ना ले ले। अब फोनी भूषण के जाते ही उसकी बीवी मोनी केयरटेकर काका को मधुसूदन को कल ही वहां पर आने के लिए बोलती है। खैर मधुसूदन वहां पर आता है और मोनी का ये कहना था कि वो उसे उसके पिताजी के घर छोड़ दे, लेकिन मधुसूदन जो था वो जॉब खोना नहीं चाहता था, एज ये जिंदगी काफी अच्छी थी और वो स्लम्स में वापस लौटना नहीं चाहता था। लेकिन मोनी का ये बोलना था कि वो नहीं फंसेगा और वो सारे गहने लेकर चली जाएगी, एज मोनी को ऐसा लग रहा था कि बिजनेस लॉस की वजह से अगला नंबर उसके गहनों का होगा और वो बस गहनों के साथ यहाँ से भागना चाहती थी, एज उसके लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। जिसके लिए मधुसूदन बोलता है कि वो बाहर जो केयरटेकर है उसका क्या करेंगे, तो मोनी बताती है कि कल शनिवार है और वो नहीं आएगा और नौकर को तो वो पैसा देकर बाहर भी भेज देंगे। और मधुसूदन की नीयत यहाँ पर ठीक नहीं लग रही थी, वो समझ गया था कि मोनी मेंटली बीमार है। खैर अब रात में होता यह है कि मोनी सारे गहने पहनकर मधुसूदन के साथ बोट से होते हुए जाने लगती है और गहनों को देखकर तो मधुसूदन पागल हो गया था और बस इसी अंधेरे में वो दोनों कहीं गायब हो जाते हैं। अब जब फोनी भूषण घर लौट कर आता है तो अपनी बीवी मोनी को ना पाकर गम में डूब जाता है। खैर अब सभी लोग उसको ढूंढते हैं, लेकिन पता लगता है कि मोनी तो अपने घर गई नहीं है और मधुसूदन नाम का कोई भी आदमी है ही नहीं, यानी कि उसने अपना नाम भी गलत बताया था। और बस रोज फोनी भूषण मोनी के गम में डूबा रहता। रोज उसको मोनी के सपने आया करते, जिससे कि उसको समझ में नहीं आता कि वो घर आई है या फिर नहीं। फोनी भूषण को अपने माँ की पेंटिंग भी बहुत डराती है। इनफैक्ट फोनी भूषण ने वो डायमंड नेकलेस भी खरीद लिया था कि क्या पता इसी को ढूंढती हुई मोनी घर आ जाए, उसके पास में ये वाला डायमंड सेट नहीं था। और बस एक रात हम देखते हैं कि मोनी जो होती है वो फोनी भूषण को अपने साथ उसी नदी की शाखा के पास लेकर जाती है और फोनी भूषण नदी में उतरता है, जहाँ पर उसको मोनी अपना रूप दिखाती है, जो कि था एक कंकाल जिसने की सारे गहने पहन रखे थे, विच एक्सप्लेन्स की मोनी जिंदा तो नहीं थी। और बस फोनी भूषण इसी दर्द और गम में नदी में डूब जाता है। कहानी का अर्थ हो सकता है कि मधुसूदन गहने लेकर भाग गया था और मोनी को नदी में ही डुबो दिया और अंत में गम में आकर फोनी भूषण ने भी खुद को खत्म कर लिया होगा। एज जिस तरह का प्यार मोनी को गहनों से था, वैसा ही प्यार फोनी भूषण को मोनी से भी था और वो कंकाल शायद से मृत्यु को भी दर्शाती है, एज फोनी भूषण मोनी के बिना जी नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि फोनी भूषण के सामने मोनी उस रूप में आई थी जिस रूप में वो उसको हमेशा से देखना चाहता था। और बस इसी के साथ में ये पहली वाली कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब पहली कहानी सुनने के बाद में शशिधर ये कहता है कि आज की आखिरी कहानी उसकी होगी, लेकिन उससे पहले वो उस व्यक्ति की कहानी सुनना पसंद करेगा जिसने कि उन दोनों को यहाँ पर इनवाइट किया है, यानी कि विभूति भूषण ने। तो विभूति भूषण ये कहता है कि उसके पास खुद का कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके जीवन से मिलते जुलते इंसान तारानाथ की कहानी जरूर है, एज इन दोनों की नियति आपस में जुड़ी हुई थी। विभूति भूषण ये कहता है कि तारानाथ को बचपन से ही तंत्र साधना का शौक था और जब वो खुद पैदा हुआ था तो उस दिन उल्का पिंड की वर्षा हुई थी, यानी कि मीटियोर्स की।
की। तो उसी दिन उनका फ्यूचर डिसाइड हो गया था और ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर इन सबको नेम्स याद रखने में दिक्कत हो रही थी, यानी कि इन तीनों को ही। अब ये कहानी तो दूसरे कैरेक्टर की सुना रहे थे, लेकिन नाम इंटरचेंज कर रहे थे, यानी कि खुद की तरफ भी कहानी को मोड़ रहे थे। खैर, विभूति भूषण बताता है कि उसकी मुलाकात तारानाथ से हुई थी और तब उसने ये कहानी सुनाई थी और यही कहानी वो सबको बताएगा। तारानाथ को एक रात किसी तंत्र करने वाली महिला का सपना आता है, जिसके चलते वो खुद को उस जगह जाने से रोक नहीं पाता। बिना किसी एड्रेस के चलते तारानाथ एक हफ्ते बाद चलते चलते बीरभूम के पास एक गांव पहुंचता है, जहां पर गांव वालों से पूछने पर पता लगता है कि यहाँ पर नदी किनारे वाकई में एक पागल लेडी रह रही है और कुछ लोग उसको तांत्रिक भी कहते हैं। कुछ कहते हैं कि वो शवों को खाती है, कोई ये कहता है कि वो 500 साल से ज्यादा की है, कुछ का तो ये तक मानना है कि वो इंसान है ही नहीं बल्कि वो डाकिनी है। लेकिन तारानाथ इससे डरता नहीं है, बल्कि उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसको ये पागल महिला मिलती है जिनको वो माँ पुकारता है और खाने के लिए केले और कुछ वस्तु देता है, लेकिन वो हंसते हुए ये सब फेंक देती है और तारानाथ को वहां से डंडे मारकर भगा देती है। वो कहता रहता है कि मेरे पास खास शक्ति है और मैं सपनों में चीजों को देख सकता हूँ जो कि होने वाली होती हैं, और इसी वजह से वो यहाँ पर उनके पास भी आया है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। और बस तारानाथ तभी एक पेड़ के पास में शरण ले लेता है कि तभी एक आदमी उसकी हेल्प करता है। तारानाथ को टोबैको फूकने का शौक था, तो वो अपनी शाम ऐसे ही व्यतीत करता है और हम जानते हैं कि तारानाथ यहाँ पर इस तरह का टोबैको स्मोक किया करता था। खैर, अब उसी रात तारानाथ फिर से उसी महिला के पास जाता है, लेकिन फिर से उसको वो लात मारकर वहां से भगा देती है। खैर, अब यहाँ पर उसने फैसला कर लिया था कि ये लेडी पक्का पागल है और वो इसके हाथों यहाँ नहीं मरेगा, और अगर यहाँ कुछ भी हुआ तो उसके घर वालों को कभी पता नहीं लगेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। और बस अब तारानाथ वापस जाकर सो जाता है और सुबह वहां से तारापीठ जाने की सोचता है। लेकिन उसी रात वो तांत्रिका उसके सपनों में फिर से आती है और ये कहती है कि माँ स्ट्रिक्ट होती हैं, तो कल वो वापस लौटे और वो उससे नाराज ना रहे। और बस तारानाथ की आंख खुल जाती है। सुबह सुबह शमशान के पास ही वो एक दुकान से खाना खाता है। वो ब्राह्मण था तो उसको फ्री खाना भी मिल जाता है। अब तारानाथ उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो तांत्रिका रहती थी, लेकिन पेड़ के ऊपर उसको किसी लड़की की स्पिरिट लटकती हुई नजर आती है, जिसको देखते ही वो डरते हुए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर तांत्रिका जाती है, जो कि उसको डांटने लगती है कि वो उसके सपने में क्यों आएगी, वो झूठ बोल रहा है। तांत्रिक उसको समझाती है कि वो काफी जवान है और उसने सांसारिक सुखों को नहीं भोगा है, जिसके चलते उसकी रूह कभी भी ये तंत्र वाली साधना पूरी नहीं कर पाएगी। एज रूह बड़ी चंचल होती है और रूह की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तो वो वहां से भाग जाए ये उसके लिए नहीं है। अब काफी समझाने और डांटने के बाद में तारानाथ तांत्रिक को पागल बोलकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसी रात तांत्रिका उसको फिर से सपने में बुलाती हैं, तो तारानाथ इस बार फाइनली जानना चाहता था कि आखिरकार इस तांत्रिक का राज क्या है। लेकिन तभी तांत्रिक उसको अपने साथ ले जाकर ये कहती है कि वो उसको खत्म कर दे, जिसके चलते वो शव साधना कर सकता है और उसकी शक्तियां भी तारानाथ की हो जाएगी। लेकिन तारानाथ ऐसा करने से इनकार कर देता है। फिर तांत्रिका ये कहती है कि वो उसके साथ संभोग करे, जिसके चलते उसके मन की डिजायर्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो इसके लिए भी राजी नहीं था और बस तभी ये तांत्रिक अपने असली रूप में आती है, मीनिंग ये वाकई में डाकनी थी या फिर हाकनी थी, या फिर उनकी शक्तियां उसने हासिल कर रखी थी। लेकिन तारानाथ उनको पहले ही माँ बोल चुका था, तो इसी के चलते ये तांत्रिक के रूप में डाकनी उससे काफी प्रभावित थी। अब तारानाथ डर के मारे तांत्रिक के पेड़ के पास आकर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो ये कहती है कि 2 दिन में न्यू मून है और उस दिन वो वहां पर जरूर आए। और बस तारानाथ इस चीज को कैसे ही झुठला सकता था। वो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है और तांत्रिका तारानाथ को ये बताती है कि अगर उसको साधना करनी ही है तो नदी के दक्षिण में एक लड़की की लाश तैरकर आई है, तो वो जाकर उसको लेकर आए, साथ में फ्राइड राइस और शराब भी लेकर आए। साथ ही साथ उसको एक प्लेन सफेद कपड़ा लाना होगा जिसको पहनकर वो साधना करेगा, लेकिन अगर वो सफल नहीं रहा तो मारा जाएगा। तांत्रिक अब उस लड़की को बालों से खींचकर यज्ञ के पास लेकर आती है और तारानाथ को नदी में वो सफेद कपड़ा पहनकर 3 बार नदी में स्नान करने कहती है। लेकिन तारानाथ इस लड़की को देखकर शॉक्ड रह गया था, क्योंकि उसने इस लड़की को पहले ही 2 बार देख रखा था, जो कि पेड़ के ऊपर उसको लटकती नजर आई थी, यानी कि ये पहले से ही खत्म हो चुकी है, या फिर यहाँ पर ये जो तांत्रिक है वो उसके साथ खेल खेल रही थी। अब तांत्रिक ये बोलती हैं कि तारानाथ को इस लड़की की लाश के ऊपर बैठकर शव साधना के साथ साथ महाडामरी साधना को करना होगा, जिसका मंत्र वो तारानाथ के कान में बोलती है और उसको रुद्राक्ष की माला भी पहना देती है। अब साधना शुरू होते ही तारानाथ के सामने महाशरोशी आ जाती हैं, जो कि तांत्रिक गॉडेस में सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन तारानाथ के सामने महाडामरी साधना करने से वो कैसे प्रकट हो गई थी, ये बात तो तारानाथ को भी समझ में नहीं आती। यही सवाल वो शोरोशी से भी करता है, तो शोरोशी तारानाथ को ये सब रोकने के लिए कहती हैं, एज वो उसके सामने ऑलरेडी आ चुकी थी। वो उसको ये बताती हैं कि महाडामरी का उग्र रूप वो देख नहीं पाएगा, जो कि बहुत खतरनाक होता है, और वो बहुत कमजोर है, इसके लिए रेडी नहीं है, ना ही उसको साधना के रूल्स पता है। और बस फिर वो लाश जग उठती है और शोरोशी अपना रूप दिखाती हैं, जिसको देखकर तारानाथ डर के मारे वहां से भाग उठता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है।
तभी शोरोशी के रूप में तांत्रिका तारानाथ के सामने आती हैं और तारानाथ उनको सब बताता है कि क्या क्या हुआ, कैसे शोरोशी वहां पर आई थी। लेकिन तांत्रिक का ये कहना था कि वो ऐसे आ ही नहीं सकती और ये सब कुछ महाडामरी का किया धरा था। एंड में जो भयानक खतरनाक रूप देखा था वो असल में महाडामरी का ही था। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है कि तारानाथ कभी साधना करने गया ही नहीं था। जी हाँ, वो तो वहीं तांत्रिक के सामने पेड़ के पास सुबह सुबह जैसे का तैसे बैठा हुआ था और ये सब तो तांत्रिक का जाल था, इल्यूजन था। वो तारानाथ को दिखाना चाहती थी कि साधना इतनी आसान नहीं होती और तारानाथ के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्टिल वो उसको समझाती हैं कि महाशोरोशी, महाडामरी, त्रिपुरा ये सब रूप हैं महाब्रह्म शक्ति नारी के और एक जन्म की साधना में इनको उजागर नहीं किया जा सकता, कई जन्म लग जाते हैं। तांत्रिक ये कहती है कि उसके पिछले जन्मों से वो ये करती आ रही हैं, यानी कि ये नॉर्मल इंसान तो नहीं थी। बट फिर भी तरस खाते हुए वो तारानाथ को अपनी कुछ शक्तियां देती हैं जिससे कि वो अगले जन्म में इसका फुल उपयोग कर पाएगा। इस जन्म में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो अच्छा साधक बन सकता है। अब बस उसके बाद तारानाथ ने कभी उनको नहीं ढूंढा और ढूंढता भी तो वहां पर नहीं मिलती, एज वो इस दुनिया की थी ही नहीं, अलग थी और उनकी शक्तियों को समझना तुच्छ इंसान के बस की बात नहीं थी। खैर इसके साथ दूसरी कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन विभूति भूषण का ये मानना था कि उसकी जिंदगी भी तंत्र करते ही निकल गई, लेकिन बाद में लालच के चलते वो गलत राह पर निकल गया था, जिसका परिणाम उसको भोगना पड़ा और आज भी वो भुगत रहा है। उसके पास शक्तियां भी थी, लेकिन ये तो है कि साधना एक जन्म में नहीं हो सकती और ऐसा इसलिए है क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इंसानी वक्त बहुत कम है। खैर अब तभी वहां पर पोरिमोनी फूल की सुगंध उनको आती है, लेकिन विभूति भूषण का मानना था कि सभी फूल इंसानों के लिए नहीं खिलते। कई बार दूसरी दुनिया के जीव भी इसको सूंघते हुए धरती पर आ जाते हैं और बस तभी इंसानों का लालच और ग्रीड की बात होने लगती है। और ये भी कहा जाता है कि दोनों यानी कि भूत और इंसान को एग्जिस्ट करते हैं, एज प्रकृति सबके लिए एक ही है। एनीवेज ये सब सुनकर शशिधर जो होता है वो सिगरेट मांगता है और बस इसी के साथ में शशिधर इस मूवी की आखिरी कहानी सुनाएगा और इस हसीन रात को खत्म करेगा। अब तीसरी कहानी की शुरुआत में शशिधर ये बताता है कि इंडो चाइना वॉर के बाद में कुछ स्मगलर्स के पास काफी पावर्स आ गई थी, जिनमें से एक था नाटाबार दत्ता। सब उसको बड़े बाबू कहकर बुलाया करते। वो चितपुर के अंदर रहा करता और वहीं फर्जी बिजनेस की आड़ में गलत काम किया करता था, स्मगलिंग वगैरह होती थी, मतलब कि पुलिस और हर जगह उनकी पहुंच थी। वहां पर उनका तार का कारखाना था और एक फैक्ट्री थी उत्तरापारम में। उनके पास दो खास लोग थे, एक का नाम था रघुवीर और एक था पूर्णेंदु। अब वो रघुवीर को अपने बेटे जैसा प्यार करते थे और पूर्णेंदु उनका ट्रम्प कार्ड था, यानी कि तुर्प का इक्का। उसके पास बुद्धि बहुत थी। पूर्णेंदु काशी में था कि तभी उसको नटाबार ने बुलाया, एज रघुवीर खत्म हो गया था। अब रीजन ये था कि उन्होंने एक ओल्ड जमींदार के मेंशन को हथियाने के लिए रघुवीर को भेजा था, लेकिन वो वहां से 200 मीटर दूर जंगल के पास में पाया गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि झाड़ियों के पास पाया गया, जिसके शोल्डर और कमर में फ्रैक्चर मिला था। और यही तो मिस्ट्री थी, क्योंकि वो घर खाली 2 मंजिला था और रघुवीर इतना ताकतवर था कि उसके लिए ऊपर से नीचे कूदना बड़ी बात नहीं थी और ना ही किसी इंसान में इतनी शक्ति थी कि उसको इस तरह से खत्म कर सके। और यही बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार हुआ क्या है। पूर्णेंदु को लग रहा होता है कि शायद से उसके बारे में किसी को पता लग गया होगा, लेकिन यही बात फिशी थी कि उनसे टकराने की जरूरत कौन कर सकता था। अब उस मेंशन के अंदर भी एक बूढ़ा गार्ड है और 2 सर्वेंट हैं, तो अब ये रघुवीर का अधूरा काम पूर्णेंदु को पूरा करना होगा। और वहां पे पूर्णेंदु के लिए एक और शिकार है जिसका नाम है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा असल में विधवा है और पूर्णेंदु इन्हीं चीजों में एक्सपर्ट था, लड़कियों में एक्सपर्ट था और उसको राजमोहन सिंह राय मेंशन में जाना है। पुराना मेंशन है लेकिन काफी बड़ा है और वहां पर एक मंदिर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैटर है क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेंशंस तो ढेर सारे होते हैं। तो असल में टेम्पल के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, लेकिन वो नकली है। असली मूर्ति है तिलोत्तमा के रूम के अंदर, जो कि ट्रंक के पीछे है। अब मूर्ति में खास बात क्या है, तो मूर्ति पे एक नेचुरल रूबी लगा हुआ है जिसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपए है। यही लेने के लिए रघुवीर वहां पर गया था। तो वही पूर्णेंदु का भी मकसद होगा, लेकिन बल से नहीं बल्कि अकल से करना होगा और इसमें वक्त लगेगा, लेकिन पूर्णेंदु का काम सॉलिड था। अब उसका बॉस ये बताता है कि हर थर्सडे को वहां पर शाम में पूजा होती है जिसमें बाहर के लोगों का भी आना अलाउड है। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि मंदिर का एक केयरटेकर है, ताराशंकर उपाध्याय, जो कि बहुत ही शातिर इंसान है और एक भी गलती हुई तो वो पकड़ा जाएगा। बेसिकली ताराशंकर वहां पर सारे ही कामों को देखा करता। अब पूर्णेंदु को लड़कियों का भी शौक था, तो वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ होता है कि तभी वो ये बोलता है कि अगर ये काम हो गया तो वो उसको कोलकाता के बाहर एक बड़ा घर और जमीन दिलवाएगा, जिससे कि वो लड़की खुश हो जाती है और शादी की बात करने लगती है। लेकिन पूर्णेंदु उसको दुत्कार कर वहां से निकल जाता है। खैर पूर्णेंदु का मालिक उसको ये बताता है कि तिलोत्तमा 28 साल की है
16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। 23 साल की होते ही उसकी बेटी कम उम्र में ही चल बसी और फिर ठीक उसके 2 साल बाद उसका पति भी गुजर गया। तो वो काफी टूटी हुई है और पूरा दिन भक्ति में लगी रहती है। लेकिन पूर्णेंदु का मानना था कि ये सब बस बहाना है मन को शांत रखने के लिए। हर लड़की टूट जाती है, पिघल जाती है, खाली पिघलाने वाला चाहिए। अब पूर्णेंदु का मालिक उसको ये बताता है कि ट्रंक और मूर्ति की चाबी हमेशा तिलोत्तमा अपने पल्लू से बांध कर रखती है और घर में हर तरफ इलेक्ट्रिक अलार्म्स भी हैं, तो पूर्णेंदु को बहुत ध्यान से काम करना होगा। खैर अब हम देखते हैं कि पूर्णेंदु एक भिखारी के रूप में मंदिर के पास बैठने लगता है, जिससे कि पुजारी जी की नजर उस पर पड़ जाती है और गार्ड के हिसाब से वो कई दिन से बाहर ही सो रहा था। अब ताराशंकर पूर्णेंदु को बुलाते हैं, जो कि अपना नाम पूर्णेंदु भट्टाचार्य बताता है। अब ताराशंकर ये पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आ रहा है, तो पूर्णेंदु बोलता है कि वो शांति की तलाश में है, पीस चाहता है। अब सवाल पूछते पूछते ही पूर्णेंदु वहीं पर बेहोश हो गया था, क्योंकि सवाल काफी तीखे हो रहे थे। खैर अब डॉक्टर को बुलाया जाता है और होश आने पर पता लगता है कि 4 दिन से पूर्णेंदु ने कुछ भी नहीं खाया था और उसके सामने ढेर सारा खाना रखा जाता है और पूर्णेंदु खाना खाते ही रोने लगता है। पूर्णेंदु अब अपनी चाल चलता है। वो ताराशंकर को बताता है कि मंदिर के पुजारी संस्कृत के श्लोक गलत बोलते हैं, शब्दों के उच्चारण ठीक नहीं है। तो ताराशंकर उसको वहां पर रोज मंदिर में खाना खाने के लिए अनुमति दे देता है, जिसके चलते वहां आसपास रहने की चाल सफल हो गई थी। अब इन सब के चलते तिलोत्तमा की भी नजर पूर्णेंदु पर पड़ जाती है, जिसके चलते वो भी उसको बुला लेती है, एज वो खाना ठीक से नहीं खा रहा था और यही तो उसकी चाल थी। तिलोत्तमा का कहना था कि वो डिसेंट फैमिली से लगता है और उसने पुजारी जी के संस्कृत उच्चारण में भी गलती बताई थी, तो वो पढ़ा लिखा भी है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड संस्कृत उसने किया है, फिर भी वो ऐसे क्यों भटक रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तो यहाँ पर हमको पता लगता है कि पूर्णेंदु और उसके मालिक ने मिलकर एक फेक कहानी तैयार करी थी और वो वही उनको सुना देता है कि उसके पिता के गुजर जाने के बाद में उसको घर से निकाल दिया गया था। वो 18 साल का था और उसकी बहन 12 साल की। उसने चोरी की, बर्तन साफ भी किए, सब कुछ किया, लेकिन वो किसी को बचा नहीं पाया। और फिर एक भले मानुस यानी कि उसी स्मगलर बॉस ने उसको अपना लिया और पढ़ाई करवाई। उत्तरापारा की फैक्ट्री के अंदर काम दिलवाया, जहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते उसको जेल भी हो गई। 8 साल की सजा थी, लेकिन उसने वहां पर संस्कृत पढ़ी और अच्छे बर्ताव की वजह से उसको सजा के निर्धारित समय से 2 साल पहले ही जेल से आजाद कर दिया गया। अब जेल से बाहर निकलकर उसने सोचा कि वो किसी आश्रम में चला जाएगा, लेकिन वहां पर भी पॉलिटिक्स बहुत होती है। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी कि उसको यहाँ के मंदिर को देखते ही अपना पंसा लगने लगा और इसलिए वो यहाँ पर है, लेकिन वो जल्दी ही चला जाएगा। लेकिन तिलोत्तमा कहानी से इतनी जुड़ जाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी दुख थे, तो वो उसको टेम्पल ट्रस्ट की ही एक जॉब दे देती है, जहाँ पर वो शाम को पुजारी की हेल्प भी कर सकता था। यानी कि इस मेंशन में घुसने का पहला स्टेप सफल हो चुका था। अब धीरे धीरे तिलोत्तमा को पूर्णेंदु ने इम्प्रेस कर दिया था और ग्राउंड फ्लोर पर उसने फुल एक्सेस ले लिया था, चाहे गार्डन का काम हो या फिर टेम्पल का। और हर चीज से ही तिलोत्तमा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी। इनफैक्ट अब वो उसको ये भी बोलती है कि वो उसे तिलोत्तमा नहीं बल्कि उत्तमा दी कहकर पुकारे। अब बारी थी फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरी एक्सेस लेने की, ताकि वो तिलोत्तमा के रूम तक जाकर भगवान की मूर्ति से रूबी को चुरा सके। फाइनली तिलोत्तमा पूर्णेंदु को लाइब्रेरी आने की परमिशन भी दे देती है, जहां पर आते वक्त उसको किसी के हाथ का निशान नजर आता है। अब होता यह है कि इस चीज से ताराशंकर काफी वियर्ड सा फील कर रहे होते हैं कि अचानक से कोई बाहरी आदमी आकर इतना कैसे घुल मिल गया। लेकिन बात ये थी कि तिलोत्तमा जो थी वो पूर्णेंदु के लिए प्यार फील करने लगी थी। खैर अब वो रोज वहां पर आकर तिलोत्तमा के साथ वक्त बिताने लगता है। किताब को देखते वक्त उसको टच करके टीज भी करता है, जिससे कि तिलोत्तमा बहुत ही ज्यादा सीरियस होने लगती है। खैर अब फाइनली वो रात आने वाली थी जब पूर्णेंदु अपना काम खत्म करने वाला था। असल में ताराशंकर को किसी जमीन के डिस्प्यूट की वजह से बर्धमान जाना था और शायद तिलोत्तमा भी यही चाहती थी। ऐसा ताराशंकर चाहते थे कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है कि छोटे मोटे जमीन के मैटर्स में वो उसको ना घसीटें। और बस ताराशंकर के जाते ही रात को पूर्णेंदु हथियार छुपाकर तिलोत्तमा के पास जाता है। नाटक करने लगता है कि उसने पाप किया है और वो वहां से कल ही चला जाएगा, क्योंकि जिसके यहाँ पर वो रहा, जहाँ पर उसने खाया, वो उसी इंसान को पसंद करने लगा, जिससे कि तिलोत्तमा तो पूर्णेंदु के गले ही लग जाती है। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब बिजली कड़क पड़ती है, बारिश होने लगती है। खैर अब उनके बीच सब कुछ होने ही वाला था कि तभी वहां पर तिलोत्तमा की बेटी आ जाती है, जिसको देखकर तिलोत्तमा कहती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। उसने पहले अपने पिता को मारकर ठीक किया, क्योंकि वो तिलोत्तमा को मारा करते थे, और फिर रघुबीर को भी मारकर ठीक किया। यानी कि रघुबीर को इस बच्ची ने ही खत्म किया था, जो कि असल में स्पिरिट थी, जो कि अपनी माँ की प्रोटेक्शन कर रही है। अब पूर्णेंदु को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था। वो जाकर बच्ची से बात करने लगता है। तिलोत्तमा कहती है कि इसको कुछ मत करना, ये तो अच्छा है और खास व्यक्ति है। लेकिन तभी वो बच्ची की स्पिरिट पूर्णेंदु को उठाकर दूर फेंक देती है।
जिससे कि तिलोत्तमा को वो हथियार दिख जाता है जिसके चलते पूर्णेंदु उसको खत्म करने आया था और वो समझ जाती है कि पूर्णेंदु अच्छा इंसान नहीं है और बस तभी तिलोत्तमा का हार्ट ब्रेक हो गया था। और हमको ये भी समझ में आता है कि फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरी पर वहां पर जो हाथ का निशान था वो विक्टिम्स का था। और बस अब फाइनली तिलोत्तमा की बच्ची की स्पिरिट पूर्णेंदु को मेंशन से 200 मीटर दूर फेंक देती है, जिससे कि उसकी भी सेम तरह से मृत्यु होती है जैसे कि रघुबीर की हुई थी। यानी कि हमको अब इस मेंशन का असली रहस्य समझ में आता है कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी कभी कुछ चुरा क्यों नहीं पाता। यहाँ पर माधव और राधा रानी की खुद की कृपा थी, जिसके साथ ही तीसरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। खैर अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में तीनों लोगों पर आती है, जहां पर शशिधर जो होता है वो ये पूछता है कि क्या मुक्ति पॉसिबल है। लेकिन विभूति भूषण का कहना था कि अगर सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो अगला जन्म तो मुमकिन है, लेकिन मुक्ति मुमकिन नहीं है। एज वो जो पाप कर रहा था वो बहुत ही गलत था। और तब जाकर हमको शॉकिंगली पता लगता है कि ये तीनों बस अलग अलग नाम लेकर खुद की ही कहानी सुना रहे थे और इसलिए ये लोग लगातार नाम को इंटरचेंज करे जा रहे थे। विभूति पहले से जानता था कि ये दोनों जो हैं वो शशिधर और नीलकंठ नहीं है, बल्कि फोनी भूषण और पूर्णेंदु खुद हैं, जिसने उनको ही इनवाइट किया था। लेकिन पूर्णेंदु को एक बात खटक रही थी कि आखिरकार उसका राज क्या है, यानी कि विभूति भूषण का। उन दोनों ने तो गलती की थी, लेकिन आखिरकार विभूति भूषण ने क्या गलत किया था, यानी कि तारानाथ ने। तब समझ में आता है कि ये तो तारानाथ खुद ही है और उसने इंटेंशनली कोई गलती नहीं करी। उसने परिवार को निभाया, लेकिन फिर भी साधना के लिए प्यार को नहीं छोड़ पाया। तो उसने मेक श्योर किया कि वो अगला जन्म ले ताकि वो साधना कर सके, और इसलिए उसको मुक्ति नहीं मिली। और तभी वो बताता है कि ये साधना आसान नहीं है। इनफैक्ट उसको आज तक भैरवी दिखाई देती हैं, मतलब कि पक्का साधना के दौरान उसने कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे कि उसकी सोल यहीं पर फंस कर रह गई। अब तभी अचानक से हमको समझ में आता है कि क्यों इनको फूलों की खुशबू आई थी, जो कि सिर्फ दूसरी दुनिया के क्रीचर सूंघ सकते थे, यानी कि स्पिरिट्स और गोस्ट वगैरह। एज ये तीनों के तीनों मर चुके थे, जी हाँ, और ये बस उनकी स्पिरिट थी जो कि यहाँ पर आपस में बातें कर रही थी, यानी कि बातें करके भटक रहे थे, जिनको तारानाथ ने खुद इनवाइट किया था। और ये थी फुल मून नाइट, और इसी दिन स्पिरिट्स बाहर निकलती हैं, बात करती हैं, एहसास करती हैं कि उनको मुक्ति नहीं मिली, और बस अचानक से ये तीनों घर से गायब हो जाते हैं। खैर अब सुबह हो गई थी और हम देखते हैं कि तारानाथ बूढ़ा होकर मारा गया था। उसकी फोटो जो थी वहां पर लगी हुई थी, और ये उसका खुद का घर था जहां पर उसने पूर्णेंदु और फोनी भूषण की स्पिरिट्स को इनवाइट किया था। और मुझे लगता है कि भटकती रूहें जो होती हैं वो ऐसे ही उसके पास आती रहती होंगी। एज वो साधक था तो उसको आइडिया था दूसरी दुनिया के बारे में, लेकिन रूह जो होती है, जो नॉर्मल होती है, उसको यहाँ पर काफी टाइम बाद एहसास होता है कि अब वो जिंदा नहीं रहे। और बूम, इसी के साथ में 3 खतरनाक कहानियों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भूतोपूर्व फिल्म की कहानी, यानी कि भूतपूर्व फिल्म की कहानी, जिसका मतलब होता है जो कि बीता हुआ होता है। और यहाँ पर ये तीनों ही लोग काफी टाइम पहले खत्म हो गए थे, और ये जो मूवी का टाइटल है वो इन तीनों को ही दर्शाता है। तो ये तीनों ही जो कहानियां थी, इसके अंदर काफी सारे सोशल मैसेजेस हमको दिए गए हैं कि ग्रीड और लालच नहीं करना चाहिए, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं रखना चाहिए, एटलीस्ट पागलपन के लेवल तक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये तीनों कहानियां आपस में कनेक्ट इस तरह से होती हैं कि तीनों ही लोग यहाँ पर थे वो मारे गए थे। उन तीनों की रूह आपस में एक दूसरे को कहानियां सुना रही थी। बाकी जो कहानियां ली गई हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर, तारानाथ तांत्रिक और सेन की कहानियों में से ली गई हैं। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में मजा आता है। एक चीज है कि हाँ, यहाँ पर जो मूवी की लेंथ है वो काफी बड़ी है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन स्टिल देखने में काफी मजा आता है, इंटरेस्ट भी आता है। हालांकि जब यहाँ पर ये मूवी शुरू हुई थी मैं स्टार्टिंग में ही समझ गया था कि ये तीनों जिंदा नहीं हैं, बट स्टिल इट्स अ गुड वॉच। यहाँ पर आप होईचोई ऐप पर जाकर इसको जरूर देख सकते हो। बाकी सारी चीजें, सारी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही समझा दी हैं, सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने मॉर्चुरी असिस्टेंट नाम की बढ़िया फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनके सबने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए